भाटिया जी विपक्ष की बात कर रहे हैं, वो अपने ज़मीर पे अपनी छाती पे हाथ रख के कहे कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ, सही लगा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पार्षद ने कोई समुदाय भवन बनवाया हो, कोई जिम बनवाया हो, कोई स्कूल की बिल्डिंग बनवाई हो, कोई और काम किया हो तो बता दें। मैंने हर कार्यकाल के अंदर अपना एक समुदाय भवन दिया है। इनका एक पार्षद बता दे, इतने पार्षद बीजेपी के रहे हैं, एक पार्षद बता दे उन्होंने क्या किया, एक भी बता दे, कोई भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, एक बता दे कि उन्होंने ये समुदाय भवन मंजूर कराया। इतना काम उन्होंने जरूर किया। मैं बजट लाता था, मैं सारे प्रोजेक्ट पास कराता था, मैं शिलान्यास करा देता था। शिलान्यास करने के बाद 30, 40, 50% काम पूरा हो जाता था। जब नारियल फोड़ने का टाइम आता था, उद्घाटन करने का नाम आता था, तो वो बड़े बड़े बोर्ड लगा देते। भाजपा ने फिर एक बार राजकुमार भाटिया को मौका दिया है, एक प्रतिद्वंदी के तौर पर कैसे देखते हैं? चुनाव कोई भी होता है, प्रतिद्वंदी सामने होता है, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मुकेश गोयल जी की सक्सेस का मंत्रा ये है कि वो हर बार अपना वार्ड बदल लेते थे, इसलिए वो लगातार 6 बार चुनाव जीते। राजकुमार भाटिया जी जैसा सूझबूझ वाला व्यक्ति भी इस तरह की बात करता है तो मुझे बड़ी हंसी आती है। राजकुमार भाटिया जी ने भी कहा है कि हमारे एक छोटे से प्यादे से, अच्छा छोटे से प्यादे, 200 वोटों से जीत पाए। तो राजकुमार भाटिया जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप 2020 में जब हारे थे तो इस वार्ड से कितनी वोटों से जीते थे? मुकेश जी, विपक्ष आप पर एक आरोप लगा रहा है कि आप भावुक एंगल खेल रहे हैं चुनाव में। उनका कहना है कि आप लोगों के बीच में जाकर ये कह रहे हैं कि ये आपका आखिरी चुनाव है। अभी तो मैं 64 साल का हुआ हूँ, यहाँ तो 82 साल के लोग राजनीति कर रहे हैं, तो मैं अभी से क्यों कहूँगा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है? ये बिल्कुल जानबूझ के अफवाह फैलाई जा रही। क्या इस बार हम ये देखेंगे कि मजलिस पार्क में कुछ नया कुछ देखने को मिलेगा? 40 सालों का इतिहास बदलेगा। क्या आप उस किले को भेद पाएंगे? आपका एक स्टिंग ऑपरेशन आया, क्या वो स्टिंग ऑपरेशन था? उसके बाद क्या आपकी कोई जांच हुई? कोई सीबीआई वाले, कोई एंटी करप्शन वाले, कोई ईडी वाले जांच हुई तो क्या हुई? क्या निकला क्या उसमें? मर्डर होते हैं, कहीं चोरी होती है, कहीं खुलेआम महिलाओं के गले से चैन खींच के भागी जाती है, कई बार मोबाइल हाथों में से छीन के भागे जाते हैं। कानूनी व्यवस्था नाम की चीज़ हमारे क्षेत्र में नहीं है। वो आश्वासन दे के जाते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। ये कानूनी व्यवस्था जो है केंद्र सरकार के हाथ में है या भारतीय जनता पार्टी है, उनके अंडर दिल्ली में एक ही काम है कि कानूनी व्यवस्था को देखना। क्या पवन शर्मा ने आपको हरवाने की कोशिश की थी? बिल्कुल सीधा सवाल है मेरा। जिसका ऊपर वाला होता है ना, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। मतलब की थी कोशिश? मैं कह रहा हूँ ना, जिसका ऊपर वाला होता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। टिकट के लिए समय पे भी हमारे विधायक जी ने मेरे लिए तरह तरह से रुकावटें पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। अगर जो उन्होंने काम नहीं किया तभी तो उनकी टिकट काटी गई है, तभी तो मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। जब से आपको टिकट मिली है उसके बाद से क्या आपकी पवन शर्मा से कभी बात हुई? नहीं, मैंने 2-3 बार फ़ोन मिलाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और उस लेटर हेड में पवन शर्मा का नाम है कि वो अमित शाह से मिलना चाहते हैं। रवि जी, ये तो बड़ी बचकाना बात है। वो अभी पार्टी में ही है या पार्टी छोड़ चुके हैं? कर्मठ कार्यकर्ता नहीं थे, वो स्वार्थी थे। तो जिसे जनता ने नकार दिया, जिसे आम आदमी पार्टी ने नकार दिया, वो कहीं भी जाए क्या फ़र्क पड़ता है? मुकेश जी, मैं व्यक्तिगत पूछ रहा था, मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू भी आ गए हैं। वहीं से मैं पहली बार पार्षद बना। गाँव वालों ने भरपूर प्यार दिया, तो मेरा फर्ज बनता है मैं गाँव वालों के बीच में रहूँ। मुकेश जी, एक आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है, आपके राजनीतिक जीवन को शीर्ष तक पहुंचाने में योगदान रहा कांग्रेस का, और आपने उनको अलविदा कह दिया। ऐसा क्यों किया? 2020 के बाद मेरे कार्यकर्ताओं में निराशा जाग गई। मेरे कार्यकर्ता ये कहने लगे कि अब कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रह गया, कांग्रेस एक परिवारवाद की पार्टी हो गई है, कांग्रेस पार्टी जनता से कट गई है। हमारे को नहीं था, हम सोचते थे कि कांग्रेस उभर जाएगी, लेकिन कांग्रेस तो दिन प्रतिदिन पतन में जाती रही कांग्रेस तो। और यह हालत हो गई कि 2015 के इलेक्शन के अंदर दिल्ली में 0 पे आ गई, 2020 में 0 पे आ गई। आज मैं जिस स्थान पे पहुंचा हुआ हूँ तो मंगतराम सिंघल जी ने तो मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैंने अपना दृढ़ निश्चय कर रहा कि मैं अपने परिवार में से किसी व्यक्ति को राजनीति में नहीं लाऊंगा। लोगों का तो ढंग रहा है, पहले मैं रहूँगा, फिर मेरा बेटा आएगा, बेटा सफल नहीं हुआ तो पोता आ जाएगा। वहाँ पे उनकी विनय सिंघल की भी दावेदारी थी, आपने खुद वहाँ चुनाव लड़के उनकी वो दावेदारी भी समाप्त। यदि ऐसी बात है, मंगतराम सिंघल जी दिल्ली में मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम थी? यही तो पॉलिटिकल गेम था आपका। और मैं जब तक रहूँगा क्षेत्र की जनता की सेवा करता रहूँगा, और जब मैं समझूंगा कि अब सेवा मेरे बस के नहीं है
तो हम संन्यास भी ले लेंगे। एक ऐसा नेता जो अब तक निगम का कोई चुनाव नहीं हारा, इन्हें 3 बार स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनने का भी मौका मिला। दिल्ली की राजनीति में इनका नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इनका ताल्लुक है दिल्ली की आदर्श नगर विधानसभा से। फिलहाल ये दिल्ली नगर निगम में नेता सदन है। जी हाँ, ठीक समझ रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं मुकेश कुमार गोयल के बारे में। इस बार आदर्श नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने मुकेश गोयल को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये मुकेश गोयल के राजनीतिक जीवन का 9वां चुनाव है। आइए सीधे चलते हैं मुकेश गोयल के पास और जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ सुने अनसुने किस्से। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्शन। नमस्कार। मुकेश जी, लगभग 1 महीना बीतने को है आपको टिकट मिले हुए। पार्षद तो आप आदर्श नगर से हैं ही, आप विधानसभा के अलग अलग हिस्सों में भी जा रहे हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हर जगह पे। मैं क्योंकि पूरी विधानसभा के हर वार्ड से चुनाव लड़ चुका हूँ, कोई ऐसा पोलिंग बूथ नहीं है जहाँ मैं चुनाव ना लड़ा हूँ, और मुझे जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, और जनता के अपार समर्थन के दम पे ही हमारा प्रचार चल रहा है। मुकेश जी, कहते हैं कि पॉलिटिक्स हर किसी को सूट नहीं करती, और आपका तो बहुत लंबा राजनीतिक करियर है। बहुत सारे लोग आपके साथ इतने सालों में जुड़े होंगे, कुछ टूटे भी होंगे। सबको राजनीति में आप संतुष्ट भी नहीं कर सकते। आपको कैसे सूट कर रही है इतने सालों तक राजनीति? नहीं, इसमें रवि जी, इसके अंदर राजनीति एक सेवा भाव है। मैं पिछले 28 वर्षों से चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र में सेवा दे रहा हूँ। चाहे मैं किसी भी वार्ड से पार्षद रहा हूँ, मैंने हर क्षेत्र के अंदर काम करवाए हैं, और काम के दम पर ही जनता मुझे स्वीकार करती है, मुझे अपना समर्थन देती है। लगातार इसी वजह से मैं 6 बार निगम पार्षद बना हूँ। मुकेश जी, जब भी आदर्श नगर का नाम आता है, और खासकर राजनीति में, तो 2 नाम जरूर सबसे पहले सामने आते हैं। एक मंगतराम सिंघल और दूसरा मुकेश गोयल। लोगों के बीच में एक परसेप्शन है कि आपको राजनीति में लाने वाले मंगतराम सिंघल ही थे। इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आज तक आपने अपने मुंह से कभी ये बात नहीं बोली, और आज हमारे दर्शकों को आप बता ही दीजिए कि आपके राजनीतिक गुरु कौन है? रवि जी, असलियत में मैंने 1977-78 के अंदर राजनीति शुरू करी थी, और उस समय यूथ कांग्रेस के, दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे सुदर्शन अवस्थी जी। तो हमने जो संजय गांधी जी के बहुत नज़दीक थे। हमने यूथ कांग्रेस से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, और मेरे प्रथम जो राजनीतिक गुरु थे वो सुदर्शन अवस्थी जी थे। मतलब आज ये आप कैमरे पर कह रहे हैं कि आपके राजनीतिक गुरु सुदर्शन अवस्थी थे? बिल्कुल, हमने उनके उंगली पकड़ के चलना सीखा। राजनीति के अंदर उन्होंने हमें आगे बढ़ाया। तो आपका ये कहना है कि आपके राजनीतिक जीवन में मंगतराम सिंघल का कोई योगदान नहीं है? नहीं, मंगतराम सिंघल जी का मेरे राजनीतिक जीवन में बहुत योगदान है। आज मैं जिस स्थान पर पहुंचा हुआ हूँ, तो मंगतराम सिंघल जी ने तो मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बार बार, हर बार मेरा विरोध करने के बावजूद भी। अच्छा, विरोध करके आपको आगे बढ़ाया। तो विरोध की राजनीति कहीं ना कहीं चलती है। इस बार तो वो बिल्कुल आपके आमने सामने खड़े। तो अच्छी बात है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन का जिसको समर्थन मिलेगा वही व्यक्ति सफल होगा। मुकेश जी, आदर्श नगर विधानसभा के लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया है। आप 3 बार दिल्ली के सबसे बड़े पद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे। आपका एक लंबा राजनीतिक जीवन है। कभी आपके अकेले बैठकर ये मन में आता होगा कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं नहीं कर पाया, और कुछ काम ऐसे होंगे जिसको लेकर आपके मन में होगा कि हाँ यार, मैं संतुष्ट हूँ कि ये काम मैं करवा पाया? नहीं, इसके अंदर राजनीति के अंदर कॉरपोरेशन, क्यों मैं अब कॉरपोरेशन से संबंधित था, मैं निगम से संबंधित था। निगम से संबंधित मैंने बहुत सारे काम कराए, हर क्षेत्र में कराए। पहले 1997 से लेकर 2007 तक मैं आदर्श नगर से निगम पार्षद रहा, और मैंने सबसे पहला कार्य जो करवाया, आज़ादपुर गांव के अंदर हमारे गांव के लोगों की बहुत बड़ी डिमांड थी कि यहाँ पर एक बारातघर समुदाय भवन होना चाहिए। उससे पहले कभी बारातघर नहीं था आज़ादपुर गांव में? कोई बारातघर नहीं था, कुछ नहीं था। बड़े बड़े नेता जो अपने आप को भाषण देते हैं, उन्होंने कभी आज़ादपुर गांव की तरफ सोचा नहीं। मेरे निगम पार्षद बनने के बाद मुझे भी उसमें भी बहुत कठिनाई आई, बहुत दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की। किसने की? अब ये मैं नहीं कहना चाहता। जो राजनीतिक लोग थे या जो पदों पे बैठे हुए लोग थे, उन्होंने दिक्कतें पैदा की, लेकिन मेरा एक दृढ़ निश्चय था कि मैं अपने गांव में, मैंने वायदा किया, मैं हर हालत में बारातघर बनवाऊंगा।
और ये तो आपने सिर्फ आज़ादपुर का बताया, आप तो अलग अलग वार्ड के पार्षद रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में क्या आपने काम, आपके जो प्रमुख काम हो जो आपने करवाए हों? प्रमुख काम आपको पता है कि मजलिस पार्क के अंदर आज जो कम्युनिटी सेंटर है, बारात घर है, साथ में स्विमिंग पूल है, ये जिम सेंटर है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट मैंने करवाए थे और मैंने इनका सबका शिलान्यास किया था और मेरे समय के अंदर ये बनने शुरू हो गए थे। मुकेश जी, मैंने ये तो आपसे जब सवाल पूछा तो मैंने पूछा था कि ये काम आप संतुष्ट हैं कि करवा पाए, ऐसे कुछ काम होंगे जो आपको लगता है कि मैं नहीं करवा पाया और इस क्षेत्र की सबसे ज़्यादा ज़रूरी मांग है वो? कई ऐसे काम हैं जो हम नहीं करवा पाए। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर आदर्श नगर और मजलिस पार्क के क्षेत्र के अंदर या हमारे पूरे विधानसभा के अंदर हर जगह प्रॉब्लम है, चाहे वो सराय विलेज हो, चाहे जहांगीरपुरी हो, हर जगह सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय पार्किंग की है। पार्किंग, ये बहुत बड़ी पार्किंग का कहीं भी हमारे यहाँ इंतज़ाम नहीं है, तो एक ये काम मैं नहीं करवा पाया। इसका मुझे अफसोस है कि कहीं पार्किंग का स्थान, क्योंकि स्थान उपलब्ध नहीं हुआ। नहीं मुकेश जी, जैसे मॉडल टाउन की हम बात करते हैं, मॉडल टाउन के अंदर एक पूरा पार्क था, उस पर उन्होंने मल्टी लेवल पार्किंग बना दी और ऊपर कार्यक्रम भी हो पाते हैं। क्या हमारे यहाँ क्षेत्र में ऐसा संभव नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ क्षेत्र में संभव हो सकता था। आदर्श नगर के सुभाष पार्क के बराबर में एक फंक्शनल पार्क है, जी जी, जिसके अंदर रामलीला होती है, उसमें हो सकता था। लेकिन आपको पता है कि वो न्यायालय के में कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। कोई जगह आपने चिन्हित की है? कोई ऐसी जगह भी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। हर जगह पे जो भी खाली स्थान है वहाँ डिस्प्यूटेड है और वहाँ कोर्ट में केस चल रहे हैं। कोर्ट में केस चल रहे हैं। मुकेश जी, आपकी टिकट तो सबसे पहले घोषित हुई थी, उसके बाद कांग्रेस ने शिवांग सिंघल को टिकट दे दी और कुछ दिन पहले भाजपा ने फिर एक बार राजकुमार भाटिया को मौका दिया है। पिछले चुनाव में बहुत मामूली अंतर से चुनाव हारे थे, एक प्रत्याशी के तौर पर आप उन्हें कैसे देखते हैं? प्रतिद्वंदी चुनाव कोई भी होता है, प्रतिद्वंदी सामने होता है, दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे हम सफल होंगे। मैंने देखा है कि जैसे ही उनको टिकट मिली भाटिया जी को, तो उन्होंने आप पर सीधा पर्सनल अटैक किया। पहले ही आते ही उन्होंने कहा कि मुकेश गोयल जी की सक्सेस का मंत्रा ये है कि वो हर बार अपना वार्ड बदल लेते थे, इसलिए वो लगातार 6 बार चुनाव जीत गए। राजकुमार भाटिया जी जैसा सूझबूझ व्यक्ति भी इस तरह की बात करता है तो मुझे बड़ी हंसी आती है। राजकुमार भाटिया जी को यह पता होना चाहिए कि मैं 2 बार आदर्श नगर वार्ड से निगम पार्षद रहा हूँ, 1997 से 2007 तक लगातार रहे हैं आप? लगातार रहा हूँ। ये सीट महिला के लिए आरक्षित हो गई। हाँ, बिल्कुल हो गई थी जी। मैंने अपना दृढ़ निश्चय कर रहा कि मैं अपने परिवार में से किसी व्यक्ति को राजनीति में नहीं लाऊंगा। ठीक है। मैं अपनी पत्नी को भी ला सकता था, लेकिन मैं नहीं लाया। पार्टी ने कहा आपको चुनाव लड़ना है। धीरपुर वार्ड की सीट सामान्य हुई थी तो मैंने वहाँ से चुनाव लड़ा और 2 बार मैं वहाँ से चुनाव लड़ा। 20 साल तो मैंने वहाँ से चुनाव लड़े। 2017 के अंदर मेरी पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि आपको सराय पीपलथला वार्ड से चुनाव लड़ना है। मुकेश जी, इस पे थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल एंगल डालना चाहता हूँ। लोग ये सोचते हैं कि आपने वार्ड बदलकर धीरपुर से चुनाव ना लड़कर सराय से लड़ा, लेकिन पॉलिटिकली लोगों के अंदर एक बात ये भी थी कि आप ये नहीं चाहते थे कि मंगतराम सिंघल का जो आखिरी दिया है वो भी कोई जल पाए, इसलिए आपने जानबूझ के सराय से लड़ा चुनाव, जिससे कि वहाँ पे उनकी विनय सिंघल की भी दावेदारी थी, आपने खुद वहाँ चुनाव लड़के उनकी वो दावेदारी भी समाप्त कर दी। ये भी एंगल तो नहीं था कहीं? मंगतराम सिंघल जी, यदि ऐसी बात है, मंगतराम सिंघल जी दिल्ली में मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, पूरी विधानसभा उनका पार्ट था। यदि मैं सराय पीपलथला से चुनाव लड़ रहा था तो उनके लिए तो सारा क्षेत्र बराबर था। वो धीरपुर वार्ड से अपने बेटे को चुनाव लड़वा लेते, क्या प्रॉब्लम थी? क्या प्रॉब्लम थी? यही तो पॉलिटिकल गेम था आपका। नहीं तो क्या प्रॉब्लम? मेरा क्या पॉलिटिकल गेम था? ये तो पार्टी ने मुझे आदेश दिया वहाँ से आपको चुनाव लड़ना है, मैं लड़ा। पार्टी मेरे को आदेश नहीं देती तो मैं जबरदस्ती चुनाव थोड़ी लड़ लेता। भाटिया जी ने एक आरोप आप पर और लगाया है कि आप लंबे समय तक बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, फिलहाल भी आप नेता सदन हैं। आप चाहते तो आदर्श नगर की तस्वीर पूरी तरीके से बदल सकते थे, लेकिन आपने वो काम नहीं किया आदर्श नगर के लिए जो होने चाहिए थे। भाटिया जी विपक्ष की बात कर रहे हैं, वो अपने ज़मीर पे, अपनी छाती पे हाथ रख के कहे कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ, सही लगा रहा हूँ। मेरे अलावा भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पार्षद ने कोई समुदाय भवन बनवाया हो, कोई जिम बनवाया हो, कोई स्कूल की बिल्डिंग बनवाई हो, कोई और काम किया हो तो बता दें। ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं
आपको ये मालूम होना चाहिए रवि जी, मैंने हर कार्यकाल के अंदर अपना एक समुदाय भवन दिया है। पहले कार्यकाल के अंदर मेरा 1997 से 2002 का जो कार्यकाल था, मैंने आज़ादपुर गांव के अंदर समुदाय भवन बनवाया। 2002 से 7 के बीच में मैंने मजलिस पार्क के अंदर समुदाय भवन बनवाया, स्विमिंग पूल बनवाया, जिम सेंटर बनवाया। 2007 से 12 तक मैंने गांधी विहार के अंदर समुदाय भवन बनवाया। गांधी विहार वाला समुदाय भवन भी आपका बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने RM ब्लॉक, उसका मॉडल टाउन RM ब्लॉक, हाँ मॉडल टाउन RM ब्लॉक का फुली AC समुदाय भवन मैंने बनवाया। उसके बाद मैं जहांगीरपुरी से गया, सराय पीपलथला वार्ड से गया, मैंने वहाँ भी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में, अच्छा हाँ, जो जिसमें दुर्गेश पाठक उद्घाटन के लिए आए थे, AC बारात घर बनवाया झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में। मुकेश जी, मतलब आप ये बता रहे हैं कि, और अब भी छठे कार्यकाल के अंदर, अभी मुझे केवल 2 वर्ष हुए हैं, अब भी मैंने अंबेडकर आवास कॉलोनी हमारी, जहाँ हरिजन लोगों को फ्लैट अलॉट हुए थे, 3 करोड़ 60 लाख रुपए अपने राज्यसभा के मेंबर से ला के जमा करा रखे MCD पे। वहाँ भी बहुत जल्दी समुदाय भवन शुरू होगा। मतलब आपने मैंने हर कार्यकाल इनका एक पार्षद बता दे, इतने पार्षद बीजेपी के रहे हैं, एक पार्षद बता दे उन्होंने क्या किया। मतलब एक भी पार्षद ने कोई भी समुदाय भवन, एक भी बता दे, कोई भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, एक बता दे कि उन्होंने ये समुदाय भवन मंजूर कराया। इतना काम उन्होंने जरूर किया, क्योंकि क्षेत्र बदलते रहे, सामान्य और महिला सीटें होती रही, मैं बजट लाता था, मैं सारे प्रोजेक्ट पास कराता था, मैं शिलान्यास करा देता था, शिलान्यास करने के बाद 30, 40, 50% काम पूरा हो जाता था। जब नारियल फोड़ने का टाइम आता था, उद्घाटन करने का नाम आता था, तो वो बड़े बड़े बोर्ड लगा देते थे। ये ऑनलाइन है, ये सारी की सारी नहीं, ये तो बात ऑन रिकॉर्ड है। क्योंकि तब आप स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे, तो मजलिस पार्क के तरनताल और जिम और वो सामुदायिक भवन का उद्घाटन आपके कार्यकाल में हुआ था, ये तो मुझे अच्छे से याद है। आज़ादपुर गांव का आप बता रहे हैं, उसके अलावा गांधी विहार का आपने बताया, मॉडल टाउन का आपने बताया, जहांगीरपुरी का आपने बताया, और आप बता रहे हैं कि अम्बेडकर कॉलोनी में भी इस कार्यकाल में आप बनवाने जा रहे हैं। मुकेश जी, एक आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है, आपके राजनीतिक जीवन को शीर्ष तक पहुंचाने में योगदान रहा कांग्रेस का। आपको लगातार 7-8 बार चुनाव लड़वाया कांग्रेस ने, और स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनवाया कांग्रेस ने, और आपने उनको अलविदा कह दिया। ऐसा क्यों किया? नहीं रवि जी, समय समय की परिस्थितियाँ होती है। कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है, उसके अंदर मुझे मान सम्मान भी मिला, सारी चीज़ें मिली, मुझे पदों पे पहुँचाए, मैं इससे इनकार नहीं करता। और मुझे उन्होंने 2 बार विधायक भी लड़वाया, 2015 में और 2020 में मुझे पार्टी ने विधायक का चुनाव भी लड़वाया। लेकिन 2020 के बाद मेरे कार्यकर्ताओं में निराशा जाग गई। मेरे कार्यकर्ता ये कहने लगे जी अब कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रह गया, कांग्रेस एक परिवारवाद की पार्टी हो गई है, कांग्रेस पार्टी जनता से कट गई है, इसलिए आपको कोई निर्णय लेना पड़ेगा। मैंने लगभग अपनी इस पार्टी में आने के लिए मैंने अपने कम से कम 4000 कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया, प्रत्येक व्यक्ति से बात की कि मुझे क्या करना चाहिए। जब मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा कि अब वक्त है कि आपको अगर जो जनता की सेवा करनी है तो कांग्रेस में रह के अब जनता की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि जनता की सेवा जब ही कर सकते हो जब आप किसी सीट पे बैठे हुए हो, बिल्कुल ये बात, वरना जनता की सेवा नहीं कर सकते। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे पास 2 ही ऑप्शन था, या भारतीय जनता पार्टी में जाओ या आम आदमी पार्टी में जाओ। मेरे कार्यकर्ताओं ने पुरजोर आवाज़ में ये कहा कि हमें आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी गरीब लोगों के हितों के अंदर काम कर रहे हैं। मुकेश जी, इसमें एक मेरा सवाल है, आप तो एक बड़ा राजनीतिक चेहरा हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास भाजपा में जाने का विकल्प नहीं था, आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? नहीं, मैंने आम आदमी पार्टी को इसलिए चुना कि जो अरविंद केजरीवाल जी जो गरीबों के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने फ्री बिजली करी, उन्होंने 20,000 लीटर तक पानी फ्री दिया, महिलाओं को DTC की बस यात्रा फ्री कराई, और भी उनकी योजनाएं थी, वो सारी की सारी योजनाएं थी। और गरीब लोगों में और बाकी लोगों में सब में आम आदमी पार्टी का क्रेज़ था, और केजरीवाल जी का बहुत बड़ा क्रेज़ था, जिसकी वजह से मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरे को कहा कि हमें आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। और जहाँ
कार्यकर्ता जिस चीज़ को कहते हैं तो वो बात आपको माननी पड़ेगी, नहीं मानोगे तो फिर आप कार्यकर्ताओं से विमुख हो जाओगे। बिल्कुल। मुकेश जी, एक जानकारी हम मीडिया वालों के पास भी हमेशा रही कि आपको आम आदमी पार्टी ने पहले भी आपसे संपर्क किया था कुछ साल पहले विधानसभा चुनावों में, लेकिन तब आपने ये निर्णय नहीं लिया था। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। 2013 में भी मेरे से कांटेक्ट किया था, 2015 में भी किया था, 2020 में भी किया था। मतलब आम आदमी पार्टी के नेता आपके पास आए थे हाँ कि आप बिल्कुल, हमारी पार्टी में हाँ शामिल बिल्कुल आए थे, लेकिन मैंने नहीं किया। हमारे को नहीं था, हम सोचते थे कि कांग्रेस उभर जाएगी, लेकिन कांग्रेस तो दिन प्रतिदिन पतन में जाती रही। कांग्रेस का तो दिन प्रतिदिन पतन होता रहा, और यह हालत हो गई कि 2015 के इलेक्शन के अंदर दिल्ली में 0 पे आ गई, 2020 में 0 पे आ गई। केवल 2020 में तो केवल 4% वोट पे आ गई कांग्रेस। मतलब ये जो एक राष्ट्रीय पार्टी है वो 4% वोट पे आ जाओ तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि पार्टी का क्या हाल है। तो आपका कहना है कि आपने लोगों के काम करवाने के लिए, क्षेत्रवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए आपने इतना बड़ा बिल्कुल निर्णय लिया, और कार्यकर्ताओं की सलाह पे लिया। और आपको मालूम होना चाहिए रवि जी, जब मैंने आम आदमी पार्टी जिस दिन ज्वाइन करी थी, उस दिन आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे लगभग 4000 कार्यकर्ता मौजूद वो थे। मुझे पता है कि बहुत बड़ी वो संख्या में मौजूद थे, बहुत सारे लोग मौजूद थे। मुकेश जी, अब हम आम आदमी पार्टी वाले विषय पे बात करते हैं। आपने जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका विरोध क्षेत्रीय विधायक पवन शर्मा और उनके कार्यकर्ताओं ने किया था। आपकी उनकी शुरू से ही पटरी नहीं खाई। जब आप पार्टी में शामिल हुए और पार्टी में शामिल होने के बाद आपने निगम का चुनाव भी लड़ा, और निगम के चुनाव में आप बहुत मामूली अंतर से वो चुनाव जीते, मात्र 187 वोटों के अंतर से। उसके बाद जो आपके कार्यकर्ता थे उन्होंने ये आरोप लगाया कि क्षेत्रीय विधायक ने आपको हरवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपने कभी व्यक्तिगत तौर पर ये कहीं किसी मंच पे, कहीं कोई सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कहा। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में विधायक ने आपको हराने की कोशिश की? रवि जी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जैसे ही मेरी पार्टी में ज्वाइनिंग की बात चली तो हमारे विधायक जी ने मेरे लिए बहुत रोड़े अटकाने की कोशिश की, काफ़ी कोशिश करी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से पत्र लिखवाया, लेटरबाजी बहुत हुई थी। लेटरबाजी हुई कि इन्हें ज्वाइन नहीं करवाना चाहिए। लेकिन उन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे पार्टी में अपना हिस्सा बनाया, मुझे पार्टी में सम्मिलित मेरे किया। सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैं दे रहा हूँ रवि जी, दे रहा हूँ। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। उसके बाद मुझे कॉरपोरेशन का टिकट मिला। टिकट के लिए समय पे भी हमारे विधायक जी ने मेरे लिए तरह तरह से रुकावटें पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। मतलब आपका कहना है कि टिकट में भी रोड़े अटकाए? बिल्कुल। अच्छा। उसके बाद मैं चुनाव लड़ने के लिए आया तो मेरे साथ मुश्किल से 2-4 कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के थे, क्योंकि संगठन सारे का सारा विधायक जी का बनाया, विधायक थे, विधायक जी का संगठन बनाया हुआ था। और किसी भी संगठन के लोग उनके दबाव में थे। वो दिल से मुझे चाहते थे, लेकिन उन पर प्रेशर इतना बना रखा था कि वो लोग मेरे साथ खुल के काम नहीं कर पाए। उसके बावजूद भी मैंने अपनी टीम के साथ, अपने क्षेत्र की जनता ने मेरा पूरा सहयोग दिया, और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारियों के अलावा जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं थे, उन्होंने मेरा समर्थन किया और मुझे 200 वोटों से यहाँ जीतने का मौका मिला। और मैं आपको एक बात और बता दूं रवि जी, लोग कहते हैं, केवल राजकुमार भाटिया जी ने भी कहा है कि हमारे एक छोटे से प्यादे से, अच्छा, छोटे से प्यादे 200 वोटों से जीत पाए। तो राजकुमार भाटिया जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप 2020 में जब हारे थे तो इस वार्ड से कितनी वोटों से जीते थे? 4200 का अंतर था। तो 4200 वोटों से राजकुमार भाटिया जी जिस सीट से जीते थे, वहाँ मैंने 4200 वोट वो कवर की। उसके बाद मैं 200 वोट से चुनाव जीता। एक वार्ड के अंदर 4400 वोटों का डिफरेंस अपने आप में क्या दर्शाता है? ये प्योरली भारतीय जनता पार्टी की सीट बनाई गई थी परिसीमन के अंदर। बिल्कुल, ये बात ये सारी आरोप लगते रहे, सब जग जाहिर है। आप देख लो, पूरा सिनेरियो देख लो, पूरा क्षेत्र उठा के देख लो। मुकेश जी, मेरे सवाल का जवाब मुझे अभी भी नहीं मिला। क्या पवन शर्मा ने आपको हरवाने की कोशिश की थी? बिल्कुल सीधा सवाल है मेरा। जिसका ऊपर वाला होता है ना, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। मतलब की थी कोशिश? मैं कह रहा हूँ ना, जिसका ऊपर वाला होता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। कोशिश बहुत लोग करते हैं, बहुत लोगों ने कोशिश करी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। मुकेश जी, क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है कि उन्होंने निश्चित तौर पर इतने सारे रोड अटकाए, तो रोड अटकाना भी एक तरह से आपको हरवाने की कोशिश करना ही है।
लेकिन पवन शर्मा ने हमारे एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने मुकेश गोयल को हरवाने की कोई कोशिश नहीं की, अगर मैं चाहता तो मेरे लिए सिर्फ आधे घंटे का काम था। 187 वोट होते ही कितने? मैं उनकी बातों से जो वो बात कह रहे हैं, यदि वो इतने बड़े नेता हैं और जनता से इतना बड़ा जुड़ाव है, तो 2015 में कितने वोटों से जीते थे वो? लगभग 15-20 हज़ार वोटों से जीते थे। 2020 में क्या हुआ? केवल और केवल 1450 वोट पूरी विधानसभा में। अपने बारे में देखें, यदि वो इतने काम करने वाले व्यक्ति थे, इतना उनका अच्छा रुतबा था, तो 20,000 से अगली बार लीड 25,000 होनी चाहिए थी ना। 1450 पे कैसे रह गई? जो अपनी लीड नहीं कवर तो कर आप सकते। क्या कारण मानते हैं? ये नहीं कि आपको अब टिकट मिल गई है, लेकिन आप क्या कारण मानते हैं? क्योंकि आप भी उस पार्टी में उनके साथ आपने 2 साल काम किया है, 2-2.5 साल एक ही बैनर के नीचे। क्या मानते हैं कारण रहा कि उनकी टिकट पार्टी ने काट दी? सीधी सी बात एक ही है कि केजरीवाल जी ने जिस स्पीड के साथ दिल्ली के अंदर दिल्ली का विकास करवाया, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे क्षेत्र के अंदर आदर्श नगर विधानसभा के अंदर बहुत सारे काम हो सकते थे, लेकिन लापरवाही के वश, नाकाबिलियत के वश वो काम नहीं हो पाए। नहीं तो दिल्ली सरकार पे पैसे की कोई कमी नहीं थी, जितना पैसा लाना चाहिए था उतना पैसा ला सकते थे, और बहुत से विधायक लाए हैं। बुराड़ी के अंदर आप देख लो, संजीव जहाँ को कम से कम 400-500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लेके आए हैं वो। अच्छा। पूरे 10 साल के अंदर। और भी दूसरी जगह पे स्थान, बहुत सारे स्थान है जहाँ पे इतना पैसा मिला है। मॉडल टाउन को देख लो, मॉडल टाउन के अंदर कितना पैसा मिला है। जनप्रतिनिधि जो होता है वो यदि अपनी सरकार का पार्ट है तो सरकार के ऊपर दबाव बनाकर सरकार से बात करके अपने क्षेत्र के लिए योजनाएं लाते हैं और अच्छे काम करवाते हैं। लेकिन हमारे विधायक जी को शायद इन सारी चीज़ों के से ज़्यादा फुर्सत नहीं थी। वो अपने ढीले ढाले रवैये पे चलते रहे, जिसकी वजह से ये कठिनाई आई। और अगर जो उनकी कठिनाई वो काम करवाते और ईमानदारी के साथ दिल्ली की जनता का या अपने क्षेत्र की जनता का दिल जीतते, तो मैं समझता हूँ कि चांदनी चौक लोकसभा में केवल एक टिकट ही क्यों कटी? सिर्फ 9 विधायकों को टिकट मिली जी। तो कहीं ना कहीं कमी रही होगी ना उस व्यक्ति की, जिसकी वजह से उनकी टिकट कटी। मुकेश जी, आपने अब उनको नाकामयाब तो बता ही दिया है, और नाकामयाब पार्टी भी मानती होगी, तभी उनको टिकट नहीं दी। आपको नहीं लगता कि 10 साल का जो उनको नाकामयाब भरा उनका जो सफ़र है, उसका असर आपके इस विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है? नहीं, कई जगह दिक्कतें आ रही हैं, कई जगह दिक्कतें आ रही हैं। मैं कहीं जाता हूँ तो छूटते के साथ ही लोग एकदम से आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन हम प्यार से उन्हें समझाते हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं, तो उसके बाद उनके दिमाग में आता है, वो सोचते हैं हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। उन्हें समझाते हैं भैया अगर जो उन्होंने काम नहीं किया तभी तो उनकी टिकट काटी गई है, तभी तो मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। मैं आप लोगों के काम करवाऊंगा, सारे काम करवाऊंगा, उन्हें विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ, और लोग मेरी बात पे भरोसा करते हैं, क्योंकि मैं हर जगह से निगम पार्षद के तौर पे काम कर चुका हूँ, सबने मेरी कार्यशैली देख रखी है, इसलिए वो लोग समझते हैं। और जनता पूरा जो पहले थोड़ा बहुत नाराज़गी दिखाती है, फिर वो सारी की सारी जनता हमारे हक में खड़ी हो जाती है। तो जैसा आपने बताया कि बहुत जगह आपको ये दिक्कतें आ भी रही हैं, क्या जब से आपको टिकट मिली है उसके बाद से क्या आपकी पवन शर्मा से कभी बात हुई? नहीं, मैंने 2-3 बार फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा, फ़ोन उठाया ही नहीं उन्होंने। वो अभी पार्टी में ही है या पार्टी छोड़ चुके हैं? मेरे को तो इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, अभी हाल ही में, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि हाल ही में आप जानते हैं कि आपकी भावना गौर जो विधायक हैं अभी फिलहाल, उनका एक लेटर हेड बहुत वायरल हो रहा है, और उस लेटर हेड में पवन शर्मा का नाम है कि वो अमित शाह से मिलना चाहते हैं। ये जानकारी आप तक है या नहीं है? रवि जी, ये तो बड़ी बचकाना बात है। अब आप ये देखो, जिन लोगों की आम आदमी पार्टी ने टिकट काटी, अब उन लोगों को पार्टी के अगर पार्टी के प्रति यदि वो समर्पित कार्यकर्ता थे तो उन्हें ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। मुझे ये नहीं पता वो पत्र असली है या वैसे ही चल रहा है। वायरल तो बहुत हो रहा है। वायरल हो रहा है, लेकिन मुझे इस चीज़ में जानकारी नहीं है। और यदि कोई ऐसी है तो इसका मतलब वो आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता नहीं थे, वो स्वार्थी थे। जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो स्वार्थी लोग हैं, और वो स्वार्थ के वश यदि कोई कुछ भी करना चाहता है तो जिसे जनता ने नकार दिया, जिसे आम आदमी पार्टी ने नकार दिया, वो कहीं भी जाए क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, ठीक बात। मुकेश जी, हर एक के राजनीतिक व्यक्ति होता है, उसके जीवन में कई बार कुछ प्रकरण ऐसे जुड़ जाते हैं जो उनके लिए सरदर्द बन जाते हैं। पिछले निगम चुनाव में
बिल्कुल चुनाव के ठीक बीच आपका एक स्टिंग ऑपरेशन आया और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बड़ा चीख चीख कर बोला था कि केजरीवाल के 10 सबसे नज़दीकी लोगों में से एक मुकेश गोयल का वो स्टिंग ऑपरेशन आया था। क्या वो स्टिंग ऑपरेशन था? उसके बाद क्या आपकी कोई जांच हुई? कोई सीबीआई वाले, कोई एंटी करप्शन वाले, कोई ईडी वाले जांच हुई तो क्या हुई? क्या निकला क्या उसमें? रवि जी, एन चुनाव के वक्त यदि इस तरह के स्टिंग या कोई फेक स्टिंग या कोई ऐसी चीज़ें करवाते हैं तो उन चीज़ों से बनता क्या है? हुआ मेरे चुनाव के दौरान हुआ, चुनाव के दौरान ही सारी चीज़ें चलती रही। जो भी एजेंसियों की जानकारी थी, जो उन्होंने अपनी तरफ से जो मेरे से स्टेटमेंट ली, मैंने अपनी स्टेटमेंट दी, सारी चीज़ें की, सब कुछ हुआ। लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता ने पुरजोर तरीके से मेरा समर्थन किया। मैं समझता हूँ मेरे को जिताने में उस स्टिंग ऑपरेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मेरी क्षेत्र की जनता को ये पता है कि मुकेश गोयल क्या है। उन्होंने जब क्षेत्र के लोगों से कुछ नहीं किया तो वो दूसरे लोगों से क्या करेंगे? नहीं, अल्टीमेटली तो देखो सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। बस। और अगर वहां पे आप जीत गए इतना होने के बाद चुनाव का उस दौरान स्टिंग के दौरान, शायद आपको पता नहीं रवि जी, जैसे ही वो स्टिंग ऑपरेशन की पूरे नेशनल मीडिया पे खबर चली थी, मैंने 10 मिनट के बाद पार्टी कार्यालय के अंदर जाके मैंने अपनी स्टेटमेंट दी थी और मैंने कहा था कि यदि मेरे पर यह आरोप ऐसा सिद्ध होता है तो मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ। तो दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, ये तो सब चलता रहता है। थोड़ा सा मैं इसमें व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि ठीक है, पॉलिटिकल व्यक्ति इन सब चीज़ों से गुजरता है, लेकिन जब ये स्टिंग ऑपरेशन वाली बात आई, सभी चैनलों पे ये खबरें चल रही थी, आपके भी परिवार, आपका भी रिश्तेदार हैं, सबके फ़ोन आए होंगे, कैसा माहौल था परिवार का? नहीं, मैं उस समय आदर्श नगर वार्ड में ही मूलचंद कॉलोनी सराय पीपलथला एक्सटेंशन के अंदर अपनी पदयात्रा कर रहा था। वहीं मुझे इस चीज़ की जानकारी मिली कि इस तरह से कोई इस तरह से किया गया, और मेरी पार्टी ने मेरे से बात करी, क्या ऐसा क्या मैटर है? मैंने कहा ऐसा कोई मैटर नहीं है। मैं पार्टी ऑफिस गया, मैंने पार्टी ऑफिस से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सारे बयान दिए। और घर वालों को नेचुरली बात है, यदि कोई इस तरह के आरोप लगते हैं और वो भी नेशनल मीडिया के ऊपर आरोप लगते हैं, हर चैनल के ऊपर होते हैं, तो घर वाले भी परेशान तो होते ही हैं, टेंशन तो होती है। लेकिन फिर भी हमने इन सारी चुनौतियों का सामना किया और उसके बावजूद भी हम दबंगपने से चुनाव लड़े और जीते। तो सब ऊपर वाला है, ऊपर वाला बचाने वाला और ऊपर वाला ही फंसाने वाला है। मुकेश जी, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में जाते होंगे, कहीं आपको कोई सड़क की समस्या बताता होगा, कोई पानी की समस्या बताता होगा, कोई सीवर की समस्या बताता होगा, कोई ऐसी समस्या भी है जो आपके सामने आती है जिसे लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, लोग दुखी हैं उससे? रवि जी, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो हमारे क्षेत्र की जनता दुखी है वो कानून व्यवस्था से दुखी है। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है, कहीं मर्डर होते हैं, कहीं चोरी होती है, कहीं खुलेआम महिलाओं के गले से चैन खींच के भागी जाती है, कई बार मोबाइल हाथों में से छीन के भागे जाते हैं। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ हमारे क्षेत्र में नहीं है, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्रवासी बड़े परेशान रहते हैं। उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती है, गाड़ियों में से बैटरी निकल जाती है, गाड़ियों में से और सामान निकल जाता है, स्कूटी वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह उठा के भाग लेते हैं, गाड़ियाँ चोरी हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कानून व्यवस्था के अंतर्गत आती है। मुकेश जी, आप तो जनप्रतिनिधि, इतने समय से आप पार्षद हैं, नेता सदन है, छोटा पद आपके पास भी नहीं है, तो आपने ये विषय कभी पुलिस के समक्ष नहीं उठाया? नहीं रवि जी, ये क्वेश्चन हमेशा जब कभी डिस्ट्रिक्ट मीटिंग या थाना लेवल कमेटी की मीटिंग होती है या कभी पुलिस अधिकारियों से मिलने की बात होती है, हम बताते हैं। समय समय पर जनता भी परेशान होती है, जनता भी मिलती है, जनता भी SHO वगैरह को बुलाती है, लेकिन वो आश्वासन दे के जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये कानून व्यवस्था जो है केंद्र सरकार के हाथ में है, और केंद्र सरकार की सीधी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करे, दिल्ली का हर एक आदमी सुरक्षित रहे। आज ये हालत है, माँ अपने बेटे को स्कूल भेजती है, जब तक उसका बेटा स्कूल से वापस नहीं आता वो तड़पती रहती है
कि मेरे बेटे के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए या मेरे बच्चे के साथ कोई अनहोनी नहीं हो जाए, इस तरह का वातावरण बना हुआ है। पर तो ये सुरक्षा व्यवस्था वाला जो विषय है ये सिर्फ आपकी विधानसभा तक तो सीमित नहीं, दिल्ली में मेरी व्यवस्था का नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर है, लेकिन केंद्र सरकार के अधीन और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है या भारतीय जनता पार्टी है, उनके अंडर दिल्ली में एक ही काम है कि कानून व्यवस्था को देखना। और मैं समझता हूँ कि वो कानून व्यवस्था दिल्ली के अंदर पूरी तरह से चराई हुई है, आपको चरमराई हुई है। आपको पता है कि पूरा गैंगवार चल रहा है, हर जगह धमकियाँ दी जाती है, व्यापारियों को धमकियाँ दी जाती है, खुलेआम फिरौती मांगी जाती है, खुलेआम अपहरण होते हैं। तो ये सारी की सारी घटना, दिल्ली में ऐसा माहौल कभी नहीं था। ओके जी, एक सवाल मेरे भी जहन में है और बहुत सारे जो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं उनके जहन में है कि अमूमन होता ये है कि जब आप जैसे कद का कोई बड़ा नेता बन जाता है तो वो ये कोशिश करता है कि उनके परिवार से कोई ना कोई बच्चा जो है वो राजनीतिक विरासत को संभाले। मैं देखता हूँ कि कभी आपके जो बेटे हैं उनमें से कोई भी आगे नहीं आता या आप उनको आने नहीं देना चाहते। नहीं, देखो, मेरे रोकने से कोई रुकेगा नहीं, जिसको आना होगा वो आएगा। लेकिन मेरे बच्चों का वो सामाजिक काम करते हैं, लेकिन राजनीति की तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। यदि मुझे अपने परिवार से, रवि जी, अपने परिवार से मेरे को किसी को लाना होता तो मैं जब 2007 में सीट महिला रिजर्व हुई थी तो मैं अपनी पत्नी को लड़वा सकता था। उसके बाद मैं अपने बच्चों को भी राजनीति में ला सकता था, लेकिन मेरा बच्चा कोई भी राजनीति में आने में इंटरेस्टेड नहीं है। सिर्फ मैं समाज सेवा के कार्य कर रहा हूँ, वो ठीक है, मेरा पीछे से हाथ बटाते हैं, लेकिन मेरे किसी परिवार के, मैं परिवारवाद में विश्वास नहीं रखता। लोगों का तो ढंग रहा है, पहले मैं रहूँगा, फिर मेरा बेटा आएगा, बेटा सफल नहीं हुआ तो पोता आ जाएगा। जिसे राजनीति का अनुभव नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, एक परिवारवाद की पार्टी बन गई है कांग्रेस। क्या कांग्रेस के अंदर सारे लोग खत्म हो गए? कोई लोग कार्यकर्ता ही नहीं बचे कि एक ही परिवार का सब कुछ होगा, एक ही परिवार का सारी चीज़ें चलेगी। मुकेश जी, विपक्ष आप पर एक आरोप लगा रहा है कि आप भावुक एंगल खेल रहे हैं चुनाव में, और उनका कहना है कि आप लोगों के बीच में जाकर ये कह रहे हैं कि ये आपका आखिरी चुनाव है। इसमें कितनी सच्चाई है? रवि जी, अभी तो मैं 64 साल का हुआ हूँ, यहाँ तो 82 साल के लोग राजनीति कर रहे हैं, तो मैं अभी से क्यों कहूँगा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहा हूँ और पूरी ताकत के साथ क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहा हूँ, और जब तक मुझे क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा सेवा करता रहूँगा। मैं कोई, मेरे लिए कोई वो लिमिटेशन नहीं है कि मेरा, ये बिल्कुल जानबूझ के अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैं पार्टियों का निर्णय होता है, अपना निर्णय होता है। जब हम चाहेंगे, स्वेच्छा के साथ जब हम चाहेंगे कि अब हम जनता की सेवा करने लायक नहीं बचे हैं तो हम संन्यास ले लेंगे। तो मैं इन बातों में नहीं जानता। 82 साल तक तो आप राजनीति में रहेंगे ही रहेंगे। अभी तक तो लोग, हम 82 साल तक नहीं भी रहेंगे तो, लेकिन मैं इतना भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 82 साल के होने के बाद भी मैं अपने परिवार में से किसी व्यक्ति को राजनीति में नहीं लाऊंगा। मुकेश जी, जब कोई पॉलिटिकल व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वो एक मानचित्र पे मार्किंग करता है कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहाँ मैं कमज़ोर हूँ। आपके भी जहन में ज़रूर ये बातें रहती होंगी कि यहाँ मेरे को मेहनत ज़्यादा करनी है, ये मेरा इलाका कमज़ोर है। एक इलाका ऐसा है आदर्श नगर विधानसभा का जो पिछले 40 सालों में ना तो कांग्रेस और ना कभी आम आदमी पार्टी उसको भेद पाई। आप समझ गए होंगे, मैं मजलिस पार्क की बात कर रहा हूँ। मजलिस पार्क का जो किला है उसको भेदना आम आदमी पार्टी और इससे पहले कांग्रेस के भी बस की बात नहीं थी। लेकिन पिछले चुनाव में, पार्षद के चुनाव में जब आप लड़े तो हमने देखा कि जो लीड 2000-2500 वोटों की होती थी वहाँ पर, वो खींच के नीचे आकर 600 पर रह गई। क्या इस बार हम ये देखेंगे कि मजलिस पार्क में कुछ नया कुछ देखने को मिलेगा? 40 सालों का इतिहास बदलेगा, क्या आप उस किले को भेद पाएंगे? उम्मीद पर दुनिया कायम है रवि जी, हम अपनी मेहनत के दम पे काम करते हैं। आप खुद मान रहे हो कि पहले यहाँ मजलिस पार्क से हम 2-2.5 हज़ार वोटों से हारते थे। पिछले चुनाव में 2200 वोटों का मार्जिन था, पवन शर्मा यहाँ 2200 वोटों से हारे थे जी। तो मैंने उन वोटों को कवर किया जी। और मैं 600 वोट से चुनाव हारा, जबकि शुरू से पिछले, मैं तो अपने राजनीतिक जीवन से, जब से मैं राजनीति में आया हूँ, मैं तब से देख रहा हूँ कि मजलिस पार्क के अंदर कांग्रेस पार्टी, उस समय आम आदमी पार्टी तो थी नहीं, कांग्रेस पार्टी बड़ी बुरी तरह से हारती थी। वहाँ का हमेशा बीजेपी का गढ़ कहते थे, हमेशा उसे बीजेपी का गढ़ कहते थे। तो लेकिन हमारे व्यवहार को देख के, हमारी कार्यशैली को देख के, हमारे कामों को देखकर
मजलिस पार्क की जनता ने मुझे स्वीकार किया। मुकेश जी, मेरे ये इंटरव्यू के आखिरी सेगमेंट में मैं एक बहुत व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक बड़े पॉलिटिकल व्यक्ति होने के साथ साथ जितना हमें जानकारी है, आपका व्यवसायिक भी अच्छा प्रभाव है। आपके बेटे दाल मिल संभालते हैं, आप आज़ादपुर गांव में रहते हैं। कभी आपके जहन में नहीं आया कि आज़ादपुर गांव को छोड़कर आप जैसे बाकी नेता कोई नॉर्थ एक्स में जाकर रह रहा है, कोई पंचवटी में जाकर रह रहा है, आप गांव को छोड़कर किसी पॉश एरिया में जाकर रहें? आज़ादपुर गांव मेरी कर्म भूमि है। मेरा बचपन वहीं गुजरा है, वहीं मैं पला बड़ा हूँ, वहीं हमने अपने सारे काम किए हैं, वहीं से मैं पहली बार पार्षद बना। गांव वालों ने भरपूर प्यार दिया, तो मेरा फ़र्ज बनता है मैं गांव वालों के बीच में रहूँ। मुकेश जी, मैं व्यक्तिगत पूछ रहा था, मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू भी आ गए हैं आज़ादपुर गांव को लेकर, और आज़ादपुर गांव के लोग भी आपसे इतने समय से जुड़े हैं, तभी आपकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। मैं अब इंटरव्यू को ख़त्म करने की ओर आगे बढ़ता हूँ। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर आपको क्षेत्र की जनता सिर माथे बिठाती है, आपको विधायक बनाती है, तो शुरुआती 6 महीनों में आपकी प्राथमिकता लिस्ट में सबसे पहले काम कौन से रहेंगे? मेरे प्राथमिकता में मैंने सबसे पहले आपको बताई है कि क्षेत्र के अंदर पानी की लाइन है, गंदा पानी आता है, कई जगह पानी की लाइनें सीवर से मिक्स है। पानी की लाइनें चेंज कराना, सीवर की लाइनें चेंज कराना, रोड बनवाना। साथ ही साथ मेरा एक सपना है कि मेरे क्षेत्र के अंदर मल्टी लेवल पार्किंग होनी चाहिए। क्षेत्र के अंदर जहाँ जगह उपलब्ध हो, हमारा प्रयास करने के बाद या कई DDA से या किसी और एजेंसी से जगह लेने का प्रयास करना चाहिए, और वहाँ हमारे को डिस्ट्रिक्ट पार्क बनाना चाहिए, जो कि हमारे कॉलोनी वालों की और हमारे क्षेत्रवासियों की बहुत बड़ी डिमांड है और काफ़ी पुरानी डिमांड है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उसके लिए पुरजोर मेहनत करूं, पुरजोर ताकत लगाऊं, और इन दोनों तीनों प्रोजेक्टों को, जो कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट है, इनको कर पाने में सफल रहूं, तो मैं समझूंगा कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरे हाथों से ये काम हुआ। तो ये थे मुकेश गोयल, जिन्होंने एक्शन इंडिया के सभी सवालों के बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिए। हमारे सवाल सीधे भी थे और टेढ़े भी, लेकिन मुकेश जी ने अपनी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए बहुत ही खुले मन से सभी सवालों के जवाब दिए हैं। आने वाले दिनों में हम कुछ और राजनीतिक हस्तियों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। सभी दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर ये इंटरव्यू आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज एक्शन इंडिया लाइव को फॉलो और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल एक्शन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी ऊर्जा बढ़ाने का काम करता है। मैं हूं आपका दोस्त रवि भारद्वाज। नमस्कार।